Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सबसे पहले कहता है कि व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं वो पहले बता दिए आपको। ठीक है, उसके बाद आता है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कहने का मतलब यह है कि हमको कैसे पता चला कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। आप जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो आपको कोई बोला होगा। तो कौन बोला है? किताब में पढ़े थे आप, तो किताब में कोई ना कोई लिखा होगा, साइंटिस्ट लोग पता किए होंगे। तो साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चला कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट ग्लूकोज खुद बनाता है, प्लांट कहीं दूसरे जगह से खाना नहीं लेता है, ये बात कैसे पता चला होगा? तो इसके लिए क्या किया उसने? एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए क्या किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, बाहर से नहीं लेता है। तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग अर्ली एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। जब हमको पता चल जाएगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, तो उसके बाद हमको ये पता करना है कि प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। उसके बाद हमको ये पता करना है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस किस पार्ट में होता है ये जब पता कर लेंगे तो उसके अंदर क्या क्या होता है ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर पिगमेंट होता है, हाउ मेनी पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और उसके अंदर जो एटीपी और एनएडीपीएस बनता है उसका यूज होता है और ग्लूकोज बनता है। फिर अलग से हम लोग पढ़ेंगे C4 पाथवे। कुछ प्लांट ऐसा होता है जिसमें C4 पाथवे चलता है, C3 पाथवे नहीं चलता है। अभी आपको हम समझाएंगे C3 पाथवे क्या होता है, C4 पाथवे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन कौन से कंडीशन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, कौन से कंडीशन में फोटोसिंथेसिस कम होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, कम कर देंगे एयर में तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बात है, सनलाइट। सनलाइट नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सनलाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा। ये सब क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में आएगा, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब। क्लियर है आपको? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट डू वी नो पर अर्ली हम लोग क्या क्या पहले से जानते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्रिस्टले का कौन सा साइंटिस्ट थे? तो जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैंडल जार एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? जोसेफ प्रिस्टले का कौन सा एक्सपेरिमेंट है? कैंडल जार एक्सपेरिमेंट है। तो कैंडल जार एक्सपेरिमेंट में 3 चीज उन्होंने लिया। एक कैंडल, जलता हुआ कैंडल जार में लिया, फिर एक रैट लिया और रैट के साथ एक क्या लिया? पुदीना का प्लांट लिया। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि कैंडल जार एक्सपेरिमेंट में जो प्लांट यूज किया गया है वो कौन सा प्लांट है, तो आप बोलेंगे पुदीना प्लांट है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट है क्या ये समझिए। ये एक्सपेरिमेंट है क्या कि एक कैंडल जार में क्या किया कि कैंडल जला के छोड़ दिया, ठीक है, और उसमें एक माउस को रख दिया। उसमें एक माउस को रख दिया तो कुछ समय के बाद क्या देखा कि कैंडल बुझ गया है, और कैंडल बुझ गया है साथ के साथ क्या हो गया कि माउस भी अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश हो गया है। तो माउस भी बेहोश हो गया और कैंडल भी
ब्लो आउट हो गया है, बुझ गया है। ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि कैंडल के, जलते हुए कैंडल के साथ क्या रख दिया, प्लांट रख दिया और उसको धूप में रख दिया, ठीक है, और उसके साथ साथ माउस को रख दिया। तो फिर कुछ समय के बाद देखा कि कैंडल अभी भी जल रहा है और माउस भी अभी तक उछल कूद रहा है, माउस भी अभी तक अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, बेहोश नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया, इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि जब कैंडल जल रहा था तो कैंडल को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और जब वो जलेगा तो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जलेगा तो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस जार के अंदर जितना ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन का यूज कैंडल कर रहा है जलने में, और ये माउस को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इस जार के अंदर का सारा ऑक्सीजन ये यूज कर लिया, ठीक है। अब बचा क्या, ये माउस जो है, ये माउस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, ये माउस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। जब सांस लेता है कोई जानवर तो वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो ये माउस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। फिर ये कैंडल जल रहा है तो जलता हुआ कैंडल से भी धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा कि नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब समझिए क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जार के अंदर से ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि इस पूरे जार में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन नहीं बचा, ऑक्सीजन नहीं बचा तो कैंडल भी नहीं जल पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं बचा तो माउस को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो माउस क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए? ये कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन हो गया, उसके कारण कैंडल भी बुझ गया और माउस भी बेहोश हो गया। अब समस्या यह है कि सर प्लांट रख दिए तो इससे क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ये माउस रिलीज कर रहा था और ये कैंडल के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस में। प्लांट यूज कर लिया किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और जो ऑक्सीजन चाहिए इसको कैंडल को जलने के लिए और माउस को सांस लेने के लिए, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है प्लांट। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उस ऑक्सीजन का यूज कौन कर लिया, माउस और कैंडल। तो कैंडल भी जलेगा, माउस भी खुशी खुशी उछल कूद करेगा और ये प्लांट भी जिंदा रहेगा। तो प्लांट के रखने से क्या फर्क पड़ा, ये समझ में आया? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। अब सांस लेने के लिए तो लेता नहीं है, सांस लेने के लिए तो प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेता है। प्लांट को जब रेस्पिरेशन करना होगा तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन बात यहाँ फोटोसिंथेसिस की हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट के अलावा और भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है। शॉर्ट में बता देते हैं सारा एक्सपेरिमेंट। सारा एक्सपेरिमेंट हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं तो पूरा लेक्चर एक्सपेरिमेंट में ही खत्म हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट के बाद इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट आया था। फिर वॉन सेक का एक्सपेरिमेंट आया, फिर इंजलवान का एक्सपेरिमेंट आया, फिर वॉन नील का एक्सपेरिमेंट आया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके यह साबित किया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है तो ग्रीन पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब इन सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया,
ठीक है, तो इससे एक बात प्रूफ हो गया अब तक क्या, कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के यूज से क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो इस तरह से आप रिएक्शन लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्लस सनलाइट, इससे क्या होगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा प्लस 6O2 बनेगा। ये आपको रिएक्शन ध्यान में रहना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। ये एरो लगा दिए ऊपर की ओर, इसका मतलब क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है। आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे रिडक्शन है। कैसे है इसको समझते हैं। ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ रिडक्शन कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। रिडक्शन कैसे हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कहीं आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, इसमें कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। वाटर में से हाइड्रोजन इसमें ऐड किया जा रहा है, तो ये देखिए इसमें 12 हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया है। 12 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो 12 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दिए हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। इसलिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। इसीलिए C3 साइकिल को PCR साइकिल बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। ये चीज आपको हम C3 साइकिल पढ़ाते समय बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। हम ये समझ गए कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में। अब समस्या यह है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो एक प्लांट बनाएंगे, इस प्लांट में लीफ होगा, इस लीफ का कोई एक सेल को बाहर निकाल लेते हैं, ये एक सेल होगा। इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से, इस क्लोरोप्लास्ट को बाहर अगर निकाल लेंगे हम, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से ग्राना थाइलेक्वाइड होता है, ये स्ट्रोमा होता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो आप बताएंगे प्लांट के लीफ के अंदर, सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस में दो चीज होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहां होता है, वो होता है थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड, ठीक है। और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है तो आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन अगर पूछेगा कि लाइट रिएक्शन कहां होता है तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन कहां होता है तो क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, और लाइट रिएक्शन कहां होता है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड में। क्लियर यहां तक। तो ये कहां पे होता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, इसका आंसर आपको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कौन कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होता है। ये जो पिगमेंट है जो बताया आपको हम क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल कहां होता है एक्चुअल में, जो लीफ बताया आपको हम, इस लीफ के अंदर जो सेल होगा, उस सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अभी आपको बताया ग्राना थाइलेक्वाइड है, इसके मेम्ब्रेन में ही पिगमेंट होता है। थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में पिगमेंट होता है, ठीक है। तो जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट है वो पिगमेंट कहां होता है, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है। पिगमेंट
कहाँ होता है, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन होता है। और पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल है। चूंकि ये पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इस पिगमेंट को फोटो पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो पिगमेंट। फोटो मतलब लाइट, पिगमेंट मतलब पिगमेंट, तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए फोटो पिगमेंट। यहां तक समझ में आया आपको। अब 3 तरह के पिगमेंट हैं। इस 3 तरह के पिगमेंट में देखिए कौन कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल ए। कौन कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल CHLA, CHLB और कैरोटिनॉइड्स। ये 3 तरह के पिगमेंट हैं। ये तीनों ग्राफ क्या बताता है, इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ कहता है कि क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स तीनों ही पिगमेंट है, तीनों ही क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कौन सा पिगमेंट कौन से लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो नीचे x एक्सिस है, इस पे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का विजिबल रेंज का वेवलेंथ है लाइट का, ठीक है। तो 400 नैनोमीटर के आसपास देखिए क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और 700 नैनोमीटर के आसपास क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है 700 नैनोमीटर के आसपास। अब आप बताइए, विबग्योर जब लिखते हैं आप, तो विबग्योर में वायलेट कहां होता है, 400 के आसपास होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। और ऑरेंज रेड कहां होता है, 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो मतलब इससे साफ होता है कि ये वाला जो जोन है, ये कौन सा जोन है, ये रेड जोन है, ठीक है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये कौन सा जोन है, ये ब्लू जोन है, ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्लू जोन, ये भी क्या हो जाएगा, ब्लू जोन, और ये दोनों क्या हो जाएगा, रेड जोन। अब ये रेड जोन और ब्लू जोन क्यों बता रहे हैं आपसे, क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल बी कौन से रीजन में लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आप बताएंगे ब्लू रीजन में। उसी तरह से अब दूसरा ग्राफ है, देखिए क्या कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय O2 रिलीज। मेजर्ड बाय O2 रिलीज का क्या मतलब है कि कोई प्लांट का सेल है, ठीक है, और वो प्लांट का सेल जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो वो प्लांट का सेल कितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, इसका मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो वही बता रहा है कि ज्यादा O2 रिलीज हो रहा है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस मान लेंगे। और इसी पैरामीटर को ध्यान में रख के इन्होंने क्या किया है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिसाइड किया है। और इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ये कौन सा रीजन हो जाएगा, ब्लू रीजन हो जाएगा। तो ब्लू रीजन में देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, रेड रीजन में भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। इसमें देखिए ये है लाइट एब्जॉर्ब्ड, तो लाइट एब्जॉर्ब ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, रेड रीजन में भी सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुआ है। ये समझ पा रहे हैं। तो इसी को बोला जाए कह रहा है एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट का, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो 13.3b जो है ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, और 13.3 ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, कौन सा पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब किया लाइट को, ये हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि कौन से पिगमेंट के कारण कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, उस पिगमेंट का एक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस कितना ज्यादा हो रहा है वो डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये ग्राफ आपको शो किया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। व्हाट इज लाइट रिएक्शन जानने से पहले आप एक बार ओवरव्यू जान लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस में कुल मिला के बनाना क्या है, हमको ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाना है। क्लियर है आपको ये बात। अब समस्या ये है कि ग्लूकोज बनेगा कैसे। तो बाहर से आएगा लाइट,
क्या होगा, बाहर से लाइट आएगा, इस लाइट को यहां पे जो ग्रीन पिगमेंट होगा वो पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। यहां पे क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब जब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा ग्रीन पिगमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कहाँ होता है, यहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से क्या बनता है, ग्रीन पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब करके यहाँ पे क्या बनाता है, यहां से एटीपी बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी, और क्या बनाता है, NADPH2 बनाता है। और इस दोनों का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में यहाँ पे क्या होता है, वाटर, और इस दोनों का यूज करके यहाँ क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको कि ग्लूकोज आखिर बनता कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, ग्रीन पिगमेंट। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये फोटोन है लाइट का, यहाँ पे सन है, सन से फोटोन आया लाइट का, और ये फोटोन लाइट का यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट एब्जॉर्ब किया। ये देखिए ये सब क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर से कहां चला गया, प्राइमरी एक्सेप्टर पे। तो यहाँ पे ये पिगमेंट एब्जॉर्ब करके यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, और वो एक्सेप्टर सब यहाँ पे क्या करेगा, साइकिल चलाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का चेन होगा पूरा सा, और उससे क्या होगा कि उससे एटीपी और NADPH2 बनेगा। अब ये लाइट के कारण हो रहा है ये सब चीज, तो इसलिए यहाँ पे जो भी हुआ उसको हम क्या बोल दिए, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे जो भी हो रहा है उसको लाइट से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट मतलब नहीं, इनडायरेक्ट मतलब है लेकिन डायरेक्ट मतलब नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डार्क रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज कहां बनता है, लाइट रिएक्शन में कि डार्क रिएक्शन में, तो आप क्या बताएंगे, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया दिए। अब यहाँ पे ये पिगमेंट रिएक्शन सेंटर क्या होता है और प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, इसको समझते हैं। रिएक्शन सेंटर, तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इमर्सन और अर्नोल्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, कौन सा साइंटिस्ट का नाम क्या है, इमर्सन एक्सपेरिमेंट, इमर्सन एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट। इन दोनों साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि दो तरह के रिएक्शन सेंटर होते हैं प्लांट में। कितने तरह के रिएक्शन सेंटर होते हैं, दो तरह के रिएक्शन सेंटर होते हैं, एक होता है P680, एक होता है P700। इन दोनों को क्या बोला उन्होंने, रिएक्शन सेंटर बोला। रिएक्शन सेंटर P680 और P700। अब P700 और P680 का क्या मतलब है, इसको समझिए। P का मतलब हो गया पिगमेंट, और 700 का मतलब हो गया 700 नैनोमीटर का लाइट, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट। ये हो गया P700 का मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पिगमेंट जो 700 नैनोमीटर के लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा उसको हम P700 बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, P700। उसी तरह से P680 बता सकते हैं आप। P680 क्या हो जाएगा फिर, ऐसा पिगमेंट जो 680 नैनोमीटर के लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। तो जो पिगमेंट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, जिस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका एक्साइटेशन भी उतना ज्यादा होगा। होता क्या है, ये सब है क्या, एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या, एक मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होता है, एटम से, और एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जैसे ही लाइट एनर्जी आएगा, फोटोन आएगा, आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो फोटोन के आने से ये पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इधर उधर ट्रांसफर करके रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा देगा, और रिएक्शन सेंटर से यहां से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होके क्या होगा, एक्साइट होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को कोई एक मॉलिक्यूल होगा जो कि एक्सेप्ट कर लेगा। जो मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर। उसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है आपको। तो प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है, रिएक्शन सेंटर से जो एक्साइटेड होता है इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। ये होता है प्राइमरी एक्सेप्टर।
ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, यह लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आपका, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा पिगमेंट होता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम ये होता है कि जो बाहर से लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, उसमें जितना भी तरह का वेवलेंथ का लाइट आ रहा है सबको एब्जॉर्ब करके एनर्जी को ट्रांसफर करना रिएक्शन सेंटर के पास, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना और उस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी एक्सेप्टर तक भेजना, ये होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम। ये समझ में आ गया आपको। अब इलेक्ट्रॉन एक बार वहां तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चला गया, तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ये बना रहे हैं आपको हम, ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में हम बना रहे हैं ये थाइलेक्वाइड, और इस थाइलेक्वाइड का ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में यहाँ पे पिगमेंट था जो कि लाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करके, ये पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइटेड हुआ और वो प्राइमरी एक्सेप्टर को दे दिया। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर को जो इलेक्ट्रॉन दिया, वो प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दिया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से। इस प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम है थियोफाइटिन। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है कि प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, थियोफाइटिन। ठीक है, अब प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन फिर आप आगे ट्रांसपोर्ट होगा, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से थियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन को जाएगा, प्लास्टोक्विनोन से आगे साइटोक्रोम B6F को जाएगा। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन को जाएगा, यहां पहुंच जाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दूसरे में। ठीक है, फिर दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से फिर यहाँ पे ये देखिए लाइट फिर ये एब्जॉर्ब किया, तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर को, फिर वहां से कहाँ जाएगा, NADPH बना देगा। ये क्लियर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जेड की तरह दिख रहा है, इस तरह से आया, इस तरह से गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। अभी आपको बताते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो फोटो का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, लाइट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पे यही हो रहा है, यहां पे देखिए ये लाइट है और लाइट के प्रेजेंस में यहां पे एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुट के एटीपी बन रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। क्लियर है आपको। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें नॉन साइक्लिक वर्ड क्यों यूज किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला तो ये वापस घूम के यहां नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया और इससे इलेक्ट्रॉन निकल के फिर वापस NADPH के पास चला गया। तो इलेक्ट्रॉन वापस घूम के नहीं आया, तो साइकिल पूरा नहीं हुआ। साइकिल पूरा नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इसको नॉन साइक्लिक बोलेंगे। अब इसमें एक चीज और आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी क्या करता है, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है इसमें यहां पे A लिख देगा, यहां लिख देगा B, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये A और B क्या है। तो आप जानते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो वहां आपको लिखा हुआ भी रहेगा डायग्राम में। लेकिन ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन सा पिगमेंट होता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो जो A है वहां पे जो पिगमेंट होगा वो P680 होगा, और जो B है वहां पे जो पिगमेंट होगा वो P700 होगा, मेन रिएक्शन सेंटर।
आपसे पूछेगा रिएक्शन सेंटर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ए, तो आप क्या बोलेंगे P680। आपसे पूछेगा रिएक्शन सेंटर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बी, तो आप क्या बोलेंगे P700। अब P680 के लिए एक दूसरा नाम दिया गया है, उसका नाम है PS2, और P700 के लिए एक दूसरा नाम दिया गया है, उसका नाम है PS1। ये PS2 और PS1 क्या है? PS का मतलब होता है फोटो सिस्टम। PS का मतलब क्या होता है? फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 किसको कहेंगे? जिसमें लाइट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर होगा, उसको फोटो सिस्टम 1 कहेंगे। और फोटो सिस्टम 2 किसको कहेंगे? जिसमें 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ का रिएक्शन सेंटर होगा, उसको फोटो सिस्टम 2 कहेंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता था, ये क्वेश्चन आपको हम बता दिए, साथ के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करते जा रहे हैं। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके बारे में आपको हम क्या बताएं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? थियोफाइटिन होता है। थियोफाइटिन एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल क्या करता है? जैसे ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? एक्सेप्ट कर लेगा कौन? थियोफाइटिन। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसके बाद अगला हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसको साइक्लिक क्यों बोले उसको समझिए पहले, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस घूम के यहीं आ गया, तो इस तरह से ये घूम के यहीं आ गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें आपको क्लोरोफिल P700 दिया हुआ है। P700 मतलब कौन सा है? PS1, फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर। ये प्राइमरी एक्सेप्टर थियोफाइटिन नहीं होगा, ये प्राइमरी एक्सेप्टर थियोफाइटिन नहीं होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएगा। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है FRS, FD होता है फेरोडॉक्सिन, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर प्लास्टोसाइनिन वगैरह से होते होते वापस कहाँ आ जाएगा? क्लोरोफिल में आ जाएगा। तो ये पूरा आपको डिटेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको हम नहीं बता रहे हैं। उसके बाद होता क्या है कि इसमें फिर से क्या हो गया? ADP से ATP बन गया, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसलिए इसको क्या नाम देंगे? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हुआ है तो फोटो, और एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुआ है तो फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, और ये है कौन सा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, क्योंकि वापस यहीं आ गया। नॉन साइक्लिक कौन था? जो वापस नहीं आया था इलेक्ट्रॉन, यहां से निकला इलेक्ट्रॉन लेकिन वापस नहीं आया, तो वो क्या हो गया? नॉन साइक्लिक। और ये है आपका साइक्लिक। क्लियर है? अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या पूछता है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है? तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या होगा यहाँ पे? फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहां पे हम लिखते हैं साइक्लिक, यहां लिखते हैं नॉन साइक्लिक। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप नाम से ही पता कर सकते हैं। नाम से ही पता क्या चल रहा है? नाम से पता ये चल रहा है कि साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ जाएगा और नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आएगा। ये वाला डिफरेंस हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको। दूसरा डिफरेंस ये है कि साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, नॉन साइक्लिक में NADPH भी बनता है और ATP भी बनता है। देख लीजिए यहाँ पे NADPH भी बन रहा है। ठीक है, तो NADPH भी बनता है और ATP भी बनता है। NADPH प्लस ATP इज फॉर्म्ड नॉन साइक्लिक में। और साइक्लिक में क्या हो जाएगा? साइक्लिक में हो जाएगा ओनली ATP इज फॉर्म्ड। दूसरा आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, तो उसमें आपको हम बताए थे कि नॉन साइक्लिक वाले में दो फोटो सिस्टम था, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, दोनों इन्वॉल्व थे। साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, इसको क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम 1, P700। ठीक है, तो PS1 सिर्फ इन्वॉल्व होगा यहाँ पे PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होगा। समझ पाए आप? तो इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हैं। इसके बाद हमारा असली चीज आता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है कि ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ है,
साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ है। इस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का पर्पस क्या है, इससे हमको फायदा क्या होगा, इससे प्लांट को क्या फायदा होगा? इससे प्लांट को ये फायदा होगा कि इससे प्लांट को एटीपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा? NADPH2 मिलेगा। और उससे क्या फायदा होगा कि एटीपी और NADPH2 का यूज करके प्लांट ग्लूकोज बनाएगा। क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा। प्लांट का अल्टीमेट एम क्या है? फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाना। तो ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट को कुछ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी और NADPH2। क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और NADPH2। जैसे देखिए केल्विन साइकिल यहां पे दिया हुआ है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये प्लांट में पहले से होगा राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट। इसमें यहां पे आपको रुबिस्को मिलेगा एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम, इसके प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ये रिडक्शन होगा, एटीपी और NADPH की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एटीपी और NADPH की जरूरत पड़ेगी। और तब जाके यहां से ट्रायोज फॉस्फेट से क्या बनेगा? आपका सुक्रोज और स्टार्च बनेगा, जिससे आप ग्लूकोज बना लेंगे। सुक्रोज और स्टार्च बनेगा, उससे क्या बना लेंगे? ग्लूकोज बना लेंगे, ठीक है। तो तब जाके ग्लूकोज बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए आपको एटीपी और NADPH की जरूरत पड़ती है। तो एटीपी और NADPH कहां से लाएंगे, वही हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एटीपी और NADPH कहां से लाते हैं? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? लाइट रिएक्शन का पार्ट है। तो लाइट रिएक्शन में दो चीज होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में आपको हम डिफरेंस क्या बताया कि साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक में एटीपी और NADPH2 दोनों बनता है। क्लियर है आपको? अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इधर से लाइट आया, ये आपको दिख रहा है, लाइट आया, लाइट कहां है? सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 पे P680 पिगमेंट पे लाइट आया, और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला गया? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, यहां लिखा हुआ है PQ। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? बाहर से H+ को उठा के H+ अंदर कर देता है। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? बाहर से H+ उठा के H+ अंदर कर देता है। आपका NCERT लिखता है कि प्लास्टोक्विनोन इज नॉट ओनली ए इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इट इज ऑल्सो ए हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है, बाहर से H+ उठा के अंदर कर देता है ल्यूमेन में। अब ये बाहर अंदर क्या है, इसको समझिए। ये अगर सेल है, इस सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकोइड का ल्यूमेन है जो कि यहां बना हुआ है। तो बाहर मतलब ये रहा, बाहर का मतलब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, ठीक है, और इसके अंदर ये थाइलेकोइड का ल्यूमेन है। तो बाहर मतलब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठा के कहां ला दिया? थाइलेकोइड के ल्यूमेन में ला दिया। तो इसलिए बोल रहे हैं बाहर से अंदर ला दिया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, यहां आ गया H+, ठीक है। अब इसके अलावा फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, साइटोक्रोम B6F वगैरह सबसे होते हुए ये सब ट्रांसपोर्टर है। प्लास्टोसाइनिन के पास गया, वहां से इलेक्ट्रॉन कहां गया? PS1 के पास गया, PS1 से FD फेरोडॉक्सिन के पास गया, फिर FNR फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर वहां से NADP क्या बना लिया? NADPH बना लिया। क्या बना लिया? NADPH बना लिया। तो स्ट्रोमा में H+ यहां पे कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ? NADP प्लस H+ मिलके NADPH बनाया। तो स्ट्रोमा का H+ यूज किया ये NADPH बनाने के लिए, और यहां पर भी स्ट्रोमा का H+ कहां आ गया? ल्यूमेन में आ गया कि नहीं आ गया? और तीसरी बात ये होती है कि जब लाइट आया, जब फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो यहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब है? फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है ये समझिए,
केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है? केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस कहता है कि एटीपी कैसे बनेगा वो हम बताएंगे। ये हाइपोथेसिस बताएगा कि एटीपी कैसे बनेगा। तो एटीपी कैसे बनेगा वो समझते हैं। एटीपी बनने के लिए बोलता है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी बनने के लिए क्या क्या चाहिए? बोलता है सबसे पहले एक मेम्ब्रेन चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? एक मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरा बोलता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन चाहिए। मतलब मेम्ब्रेन भी चाहिए और मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए। तीसरा कहता है कि एटीपेज एंजाइम चाहिए। एटीपेज एंजाइम चाहिए। ये तीन चीज रहेगा तभी एटीपी बनेगा। तो आइए देखते हैं कि ये तीन चीज है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका? थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन है आपके पास, मेम्ब्रेन पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट है प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के एक साइड हाई प्रोटॉन होना चाहिए, एक साइड लो प्रोटॉन होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है। तो देखते हैं हाई प्रोटॉन बना है कि नहीं बना है। यहां पे H2O टूट गया है ऑक्सीजन और H+ में, तो इसका मतलब ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। दूसरी बात, बाहर से H+ अंदर लाया गया है प्लास्टोक्विनोन के द्वारा, तो ये भी ल्यूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। और तीसरी बात, NADP जो है बाहर का H+ को यूज कर लिया NADPH बनाने में, तो बाहर का H+ का कंसंट्रेशन कम हो गया, बाहर से यहां से कम हो गया और अंदर बढ़ गया। तो अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो इसको क्या बोल देंगे? ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। क्या बोल देंगे? ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो आपसे पूछेगा कि क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट किया गया? तो आप क्या बताएंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ बाय प्लास्टोक्विनोन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ H+ बाय NADP+। ये तीन कारण से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, ये चीज आप बता देंगे। तो जब अंदर ज्यादा H+ हो गया और बाहर कम H+ हो गया, तो तीसरा चीज क्या चाहिए? तीसरा चीज चाहिए एटीपेज एंजाइम। ये रहा आपका एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम इसके मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। तो तीन चीज है। अब क्या होगा? जिधर ज्यादा H+ है उधर से कम H+ की ओर इस एटीपेज एंजाइम के थ्रू वो H+ पास करेगा और एटीपी बना देगा। ये देखिए एडीपी से क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। ध्यान से देखिए, यहां एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाया? एटीपी बनाया। तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एटीपी बनाया वो कैसे बनाया है? जब अंदर से H+ बाहर की ओर ट्रांसफर हुआ है। ये ध्यान से देखिएगा आप। तो अंदर से H+ बाहर की ओर ट्रांसफर हुआ है, तब जाके क्या बना है? एटीपी बना है। ठीक है। तो इस तरह से केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता था कि एटीपी बनने के लिए तीन चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ साथ एटीपेज एंजाइम चाहिए, तब जाके एटीपी बनेगा। ठीक है। तो एटीपी बन गया, NADPH बन गया। अब इस एटीपी और NADPH का यूज करेंगे किस चीज के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। किस चीज के लिए यूज करेंगे? ग्लूकोज बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए इसका यूज कहां होता है? केल्विन साइकिल में होता है। कहां होता है? केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल का और भी नाम है C3 साइकिल या फिर PCR साइकिल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? PCR साइकिल। PCR साइकिल क्या होता है? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। PCR का फुल फॉर्म क्या होगा? पीसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल।
एक्चुअल में हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है कार्बन का, तभी जाके ग्लूकोज बनेगा। आपको हम रिएक्शन से भी समझाए थे कि CO2 में हाइड्रोजन जोड़े तभी जाके ग्लूकोज बना है वो, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, आइए चलिए देखते हैं कैसे रिडक्शन होता है। तो देखिए इसमें C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन और तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं C3 साइकिल में। तो कार्बोक्सिलेशन क्या क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है और रीजनरेशन का मतलब क्या है, ये समझते हैं। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ CO2। तो एडिशन ऑफ CO2 कहां, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जोड़ना चाहते हैं आप? तो आपके प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक कंपाउंड होता है RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें एक कार्बन आप ऐड कर देंगे तो कितना कार्बन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होता है? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन आप ऐड कर देंगे तो कितना कार्बन हो जाएगा? 6 कार्बन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि RUBP में 1 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में एक एंजाइम यूज होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। एंजाइम यहां पे यूज होता है रूबिस्को। राइबुलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। इसका फुल फॉर्म क्या है रूबिस्को का? राइबुलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। मतलब ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। क्या कर सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। तो ये रूबिस्को एंजाइम की मदद से RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा तो 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। और वो 6 कार्बन का कंपाउंड 2-3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाएगा। इसको 2 से गुना कर दिए। 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3PGA जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो 2-3 कार्बन का कंपाउंड होगा तो टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 6। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से क्या बन गया? 2-3 कार्बन का कंपाउंड बन गया। और वो कितने कार्बन होंगे? टोटल 6 कार्बन। अब इसका क्या होगा? रिडक्शन। पहला स्टेप क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा स्टेप है रिडक्शन। ये जो कंपाउंड बोला है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसको और क्या बोल सकते हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं? ग्लिसरेट को क्या बोल सकते हैं? ग्लिसरिक एसिड। तो इस ग्लिसरिक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन। एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? अगर आपको पहले से पता हो, केमिस्ट्री जानते हो आप, तो एसिड का रिडक्शन से अल्डिहाइड बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। तो ग्लिसरिक एसिड से ग्लिसरल्डिहाइड बना है, एसिड से अल्डिहाइड बना है, तो क्या हुआ होगा? रिडक्शन। ये क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन स्टेप के लिए एक ATP और एक NADPH चाहिए होता है। 2 है तो 2 यूज होगा। दो कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल है ना 3PGAL का, ठीक है। 3PGA से 3PGAL बनना है, एक बार बनेगा तो एक ATP और NADPH, 2 बार बनेगा तो 2। अब समझिए इस बात को कि टोटल 6 कार्बन यहां पहुंच गया। यहां 6 कार्बन था, यहां 5 कार्बन था, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया, यहां भी 6 हो गया, यहां 6 हो गया। अब इस 6 कार्बन में से 1 कार्बन चला जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए और 5 कार्बन रीजेनरेट हो जाएगा वापस राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए। तो रीजेनरेशन स्टेप में भी ATP खर्च होता है। क्या खर्च होता है? ATP खर्च होता है। रीजेनरेशन स्टेप में भी ATP खर्च होता है। तो आपसे पूछेगा केल्विन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। आपसे पूछेगा कि ATP कहां कहां खर्च होता है, तो आप बताएंगे रिडक्शन में और रीजेनरेशन में। NADPH कहां खर्च होता है? सिर्फ रिडक्शन में।
ठीक है। और एक केल्विन साइकिल जो पूरा हुआ उसमें से कितना कार्बन गया ग्लूकोज बनने के लिए? 1 कार्बन। और आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन होता है। इसका मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना केल्विन साइकिल चाहिए? 6 केल्विन साइकिल चाहिए। कितना केल्विन साइकिल चाहिए? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड? तो आप क्या बताएंगे? 6 केल्विन साइकिल। क्या बताएंगे? 6 केल्विन साइकिल। तो आप ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। केल्विन साइकिल में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलेशन स्टेप। 3 स्टेप होगा कार्बोक्सिलेशन स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? रिडक्शन स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या होता है? रीजनरेशन स्टेप। तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप के लिए क्या चाहिए होता है? रूबिस्को एंजाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रूबिस्को एंजाइम चाहिए होता है। रिडक्शन स्टेप के लिए NADPH और ATP चाहिए होता है। और रीजनरेशन स्टेप के लिए सिर्फ ATP चाहिए होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन क्या बताया अभी आपको हम कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना केल्विन साइकिल चाहिए? 6 बार केल्विन साइकिल चलाना पड़ेगा तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा। तो ये आपका केल्विन साइकिल हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे C4 साइकिल का, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको घर से पढ़ के आइएगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या क्या पढ़ा है आपको। अर्ली एक्सपेरिमेंट बताया आपको, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, केंडल जार एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। उसके बाद आपको बताया कि पिगमेंट का क्या काम है। पिगमेंट का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। उसके बाद ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है, ATP और NADPH2 बनाता है। ATP और NADPH2 बनाने के लिए नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। और सिर्फ ATP बनता है किसमें? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है ये बताया आपको हम। उसके बाद केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बताए। इसमें बताए 3 चीज होता है जरूरी ATP बनने के लिए। मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, और क्या चाहिए? एटीपेज एंजाइम चाहिए। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बाद आपको क्या बताया कि उस ATP और NADPH2 का यूज कहाँ होगा? जो ATP और NADPH2 बनाए वो केल्विन साइकिल में होगा। तो इस तरह से केल्विन साइकिल तक आपको बता दिए हैं। फिर इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के आइएगा। थैंक यू। ऑन ISTU-ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए ISTU-ON पर बने रहिए।